Fine. So here we are going to discuss about the chapter number second of class 12, that is the era of one party dominance. So as we all know that in this chapter the first topic is challenge of building democracy. Okay, so challenge of building democracy. It means कि सबसे पहले you should know the meaning of democracy. So democracy is a form of government which is elected by the people, to the people and for the people. Means democracy is a type of government which is accountable or answerable to the needs and aspirations of the citizens. And if they don't work according to the needs and aspirations of the citizens, then they should be resigned on the demands of the citizens. Okay, so let's start here. You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. You have read about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning. It says that you are more familiar with the fact that India got independence in such a difficult circumstances that no country had gained the independence in this situation. Okay, so you have read about the serious challenge of the nation building that confronted the country right in the beginning. Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could be afford to have democracy. बहुत सारे जो दूसरे देश थे उनके लीडर्स जो थे वो सोच रहे थे कि जो इंडिया है वो ये डेमोक्रेसी है वो नहीं फॉलो कर पाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या था, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचा जाता था कि सिर्फ रिच कंट्रीज़ में होता है और जहाँ पे लिटरेट पीपल है, लिटरेट पॉपुलेशन है, बस वहीं पे ये सर्वाइव कर सकती है डेमोक्रेसी। उनकी सोच ऐसी थी कि जो अनपढ़ देश है, जो गरीब देश है, वहाँ पे ये डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। सो इंडिया प्रूव देम रॉन्ग, एज वी ऑल नो दैट, क्योंकि इंडिया में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे वो डेमोक्रेटिक वे से हुए थे, और इंडिया में जो इलेक्शन चले थे डेमोक्रेटिक वे से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए, और इवन जो पार्टीज़ हारी थी इलेक्शंस में उन्होंने भी माना कि जो डेमोक्रेसी है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। सो लेट्स गो अहेड. It took various forms: nominal democracy but effective control by one leader, one party rule or direct army rule. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री जो थी वहाँ पे क्या था, वन पार्टी सिस्टम था, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पे रूल करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी आपने सुना होगा चाइना की, है ना, और भी पार्टीज़ हैं जैसे कि, और वन पार्टी सिस्टम, मिलिट्री रूल जो कि पाकिस्तान में है, मिलिट्री रूल, आर्मी रूल, है ना, ये दूसरी टाइप ऑफ आर्मी है। बट इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है इन विच मल्टीपल पार्टीज़ है जो कि कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शंस को, जिससे कि इंडिया में डेमोक्रेसी अभी भी है, एग्जिस्ट करती है। नॉन डेमोक्रेटिक regimes always started with the promise of restoring democracy very soon, but once they established themselves it was very difficult to dislodge them. अब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज आई जो कि जैसे ही आज़ाद हुई थी, जैसे ही उन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी, जैसे ही वो आज़ाद हुई थी वो कंट्रीज़, उन्होंने जैसे इंडिपेंडेंस ली, उन्होंने देश के लोगों को क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कंट्रीज़ है वो स्टार्टिंग में तो वन पार्टी चलेगी, जैसे कि ये डिक्टेटरशिप चलेगा स्टार्टिंग में, बट आफ्टर सो मेनी टाइम्स हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता था वहाँ पे। एक बार जो सरकार बैठ जाती थी वहाँ पे, वो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं लाती थी। ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा कि उनका रूल जो है वो ख़त्म हो। ओके, सो दैट्स वाई दे डोंट वांट टू ब्रिंग democratic form of government in any country. So let's go ahead. The condition in India were not very different, but the leaders of the newly independent India decided to take the more difficult path. अब इंडिया का जो सिस्टम था, कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थी, बट जो, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी हमारी वो चाहती तो डिक्टेटरशिप लेकर आ सकती थी, या वन पार्टी रूल लेकर आ सकती थी, या मिलिट्री रूल ला सकती थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। जो हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के जो लीडर्स थे उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल जो रास्ता था उसे चुनने का फैसला किया। ओके, मोर डिफिकल्ट पाथ। अब क्या कह रहा है वो, एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। मीन्स जो हमारे लीडर्स थे
उनको सब पता था कि अगर हम स्टार्टिंग में ही डेमोक्रेसी लाएंगे तभी डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो अगर एक बार कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठ गई तो कभी भी नहीं हटेगी। ओके, और फिर कंट्री में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले ही जो लीडर्स थे उन्होंने सोच लिया था कि इंडिया इतने सालों पे इंडिया पे किसी ने राज किया है, 200 साल से भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था। सो अब वो एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे, डेमोक्रेटिक नेशन चाहते थे, जिसमें हर एक इंसान को राइट हो अपने लीडर को चुनने का। So our leader were conscious of the critical role of politics in any democracy. They did not see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. जो मोस्ट ऑफ दी हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी। अब उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि ये हमारी ना जो वे है उसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया, उसको एक सॉल्यूशन की तरह लिया जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न और रेगुलेट इटसेल्फ। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स with different conflicting aspirations. How do we resolve these differences? बट जो इंडिया है वो एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था उन सबको यूनाइट करना उस टाइम। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, वाइल कंपटीशन एंड द पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स। अब सबको पता था कि जो पॉलिटिक्स है ना वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और वो की चीज़ें क्या थी, एक तो था कंपटीशन और दूसरा था पावर। इन दोनों ही चीज़ पे जो डेमोक्रेटिक है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, और पॉलिटिक्स में तो ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन और पावर ही देखा जाता था। ठीक है, द पर्पज ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज़ अ रूट अवर नेशनल लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। दैट्स वाई जो हमारे इंडियन लीडर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, ताकि वो डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करे। क्या था वो डिफ़िकल्ट पाथ? डेमोक्रेसी। अब वो डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा था उन्हें? उनको डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा था? क्यों लग रहा था वो डिफ़िकल्ट? आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, पता लगेगा। उन्हें डिफ़िकल्ट वो इसलिए लग रहा था क्योंकि इंडिया क्या था, एक बहुत ही इलिटरेट नेशन था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग गरीब थे। आपको मैं बताती हूँ, 17 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन थी उस टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें से 15% पीपल्स वर लिटरेट। सिर्फ और सिर्फ 15% जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी सारे के सारे अनपढ़ थे। और हम सभी जानते हैं कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट ब्रिटिशर्स के रूल करने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं रहा। ब्रिटिशर्स जितनी भी रिसोर्सेज थे वो सारी ले चुके थे, और हमारी जो कंट्री थी वो अंडर डेवलप्ड थी, उतनी उसने प्रोग्रेस नहीं की थी अभी। सो दैट्स वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया, बिकॉज इंडियाज पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन वर इलिटरेट एंड दे वर अंडर डेवलप्ड एंड दे वर ऑल्सो वेरी पुअर, बिकॉज इंडिया के जो लोग थे उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे उस टाइम, और ये डेमोक्रेटिक वे करवाना तो और ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था उस टाइम। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड। अब हमने पढ़ा तो था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे ड्राफ्ट हुआ था, बहुत ही मुश्किल टाइम में ड्राफ्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा कि कितना टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लगे थे 2 years 18 month एंड 11 days। इतना टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा भी है। आप ले लो तो 3 साल पूरे लग गए थे, अप्रॉक्स में 3 साल हमारे लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना तो 26 नवंबर 1949 को ही था, बट उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया पे, कि इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा क्यों था। ठीक है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये पूरी स्टोरी है, मोतीलाल नेहरू इन सब में इन्वॉल्व है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसके पीछे रीज़न क्या था। और जो 24 जनवरी था 1950, उस टाइम उसको साइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। आखिरकार फाइनली 26 जनवरी 1950 को वो हमारा इम्प्लीमेंट हो गया था।
एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाई एन इंटरिम गवर्नमेंट. अब आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी. इंटरिम गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको किसी ने भी इलेक्ट नहीं किया था. ठीक है, वो अपने आप ही गवर्नमेंट को चला रही थी बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि कोई तो चाहिए ना हमारी गवर्नमेंट को चलाने के लिए. तो वो उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसमें भी कांग्रेस ही थी उस टाइम. It was now necessary to install the first democratically elected government of the country. अब इंटरिम गवर्नमेंट तो चल रही थी, बट अब ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो चुका था. अब ब्रिटिशर्स चाह चुके थे, तो अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए ना हमारे इंडिया को, डेमोक्रेटिक वे से चुनी हुई गवर्नमेंट. सो अब उसका टाइम था. So the constitution had laid down the rules. Now the machines had to be put in places. Initially it was thought that this was very only a matter of few months. So अब इलेक्शंस करने का टाइम आ गया था, वो भी डेमोक्रेटिक वे से. ठीक है, तो बहुत सारी मशीन्स लगाई गई और ऐसा सोचा गया था कि बस थोड़े ही महीनों का काम है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, बट ये इतना आसान काम नहीं था, और वो भी इतने गरीब देश में बहुत मुश्किल था ये. ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थी वो सेटअप की गई थी जनवरी 1950. अब आपको पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होते हैं, और उस टाइम वो एक मेंबर कौन था, सुकुमार सेन, जो 1950 में बैरिस्टर थे एक्चुअली वो. तो उन्हें चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था. ठीक है, अब द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ. अब जो कंट्री का फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुआ था वो 1950 में, ऐसा सोच रहे थे कि 1950 में करवाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था. सो ये कब तक चला था, अक्टूबर 1951 को स्टार्ट हुआ था और वो जनवरी तक चला था, सॉरी फरवरी तक चला था. बट उस इलेक्शंस को हम 1952 इलेक्शंस भी बोलते हैं. पता है क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन थी ना इंडिया की, वो उस टाइम वो सिर्फ 1952 में ही आई थी, जनवरी 1952 में ही अपने वोट्स देने आई थी. ठीक है, ऐसा कुछ पता तो नहीं है कि क्यों आई थी, बट इसी टाइम आई थी. सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन राइट टू मी एंड आई कैन ट्राई टू आंसर यू, और फॉर दिस इट इज़ ओवर. थैंक्स.